नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं सहारनपुर के कस्बा छतबलपुर में और एक घर में हैं और ये दीवार पे एक स्लोगन है। स्लोगन है कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगते हैं। और इस घर की दीवारों पे कुछ और स्लोगन है। एक स्लोगन है क्रांति के लिए हर किसी से लड़ना ही पड़ता है, चाहे पिता हो, भाई हो, पड़ोसी हो या शत्रु हो। बिना संघर्ष के न कोई परिवर्तन हुआ है और ना होगा। और एक तीसरा स्लोगन है अन्याय से लड़ते हुए यदि आपकी मौत हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेंगी, परंतु यदि अन्याय सहते सहते मर जाओगे तो आगे की पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेगी। और शायद इस दीवार पे लिखे ये तीन स्लोगन वजह है एक पार्टी के जन्म की। और कल इस पार्टी की मुजफ्फरनगर में शायद ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। ऐसी तैयारियां आज तक हमने किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी की रैली के लिए नहीं देखी और उम्मीद है कि बड़ी तादाद में इस रैली में लोग उमड़ने वाले हैं। ये रैली होगी आज़ाद समाज पार्टी की और रैली का नाम है संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली। और इस रैली में मुख्य अतिथि होंगे नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो किन मुद्दों को लेकर ये रैली होने वाली है, इस रैली के जरिए क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जल्दी ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उनके लिए बड़ा मंच क्या इस रैली के जरिए तैयार होगा। और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में नया गठबंधन रचने की जो कोशिशें हैं वे भी इस रैली के जरिए परवान चढ़ेगी। इसी बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो चंद्रशेखर भाई, किन मुद्दों के साथ में आप इस रैली को करने जा रहे हैं और इतना जमावड़ा, बड़ा जमावड़ा शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के इतिहास में तो खास तौर पे शायद लंबे समय बाद होने जा रहा है। लंबे समय बाद मुजफ्फरनगर का वो ग्राउंड आप लोगों ने चुना जिसे भीड़ से पाटने के लिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी मत नहीं जुटा पाती। तो क्या लक्ष्य है इस रैली का? अमरीश भाई, तो सबसे पहले तो आपको जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान जय किसान। एक सवाल में कई सारे सवाल आपने जो हैं दागे हैं। तो पहला सवाल आपका ये है कि मुजफ्फरनगर के इतिहास में ऐसी रैली बहुत लंबे अरसे के बाद देखने को मिलेगी। आप तो खुद मुजफ्फरनगर से हैं और आपके पास तैयारियों का जायजा मुझसे ज़्यादा होगा। हालांकि क्योंकि मैं भी इस आंदोलन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ, तो मेरे पास भी जगह जगह की खबर है कि जो सम्मेलन है वो तो ऐतिहासिक होगा ही। मैं ये नहीं कहता कि दोबारा नहीं होगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी तक तो ऐसा सम्मेलन नहीं हुआ होगा जैसा सम्मेलन राजनीतिक दल का। किसान आंदोलन की बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई हैं, किसान यूनियन की हुई हैं, उसके पीछे समाज और सामाजिक भाईचारा रहता है। इस आंदोलन के पीछे, इस पूरे जो आंदोलन बहुजन समाज का हम लोग चला रहे हैं, इस रैली का जो नाम है संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ। तो भाईचारा बनेगा तभी संवैधानिक अधिकार बचेंगे, क्योंकि लोकशाही है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जैसे आप वो स्लोगन पढ़ रहे थे जो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ है कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में, और देश का जो सबसे बड़ा सूबा जहाँ से देश की राजनीति तय होती है, जिसको उत्तर प्रदेश हम लोग कहते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं वो किसी छिपे हुए नहीं। तो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, यहाँ की जनता तमाम तरह की परेशानियों से दो चार है और कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। हम जिस बेल्ट में, वहाँ खेती किसानी में गन्ना होता है, गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, सरसों होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उड़द और फसलें भी होती है। लेकिन किसानों की राजनीति करने वाली करने वाले दल जब विपक्ष में रहते हैं तब तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन जब वो सत्ता पक्ष में चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है नहीं। आपको याद होगा, मैंने शामली में 3 कार्यक्रम किए थे एक दिन।
पहले कार्यकर्ता सम्मेलन, फिर जिला कार्यालय का उद्घाटन जिसमें किसान समाज बहुत बड़े पैमाने पर शामिल हुआ। उसके बाद भविष्य में एक कार्यक्रम किया था जो किसान कमेरों का कार्यक्रम था। उस दिन मेरे सामने मीडिया ने सवाल पूछा था कि मंत्री जी ये कह गए कि इस बार गन्ने के दाम नहीं बढ़ेंगे। तो मैंने भाषण देते हुए कहा था कि अगर यहाँ के किसान जो हैं एक बार अपने इस छोटे भाई के पे आपको आशीर्वाद दे दें, मदद कर दें, तो किसानों के चाहे गन्ना हो या और फसल हो उसके दाम उतने ही बढ़ेंगे जितने किसान चाहते हैं। और आप भरोसा करो तीसरे दिन गन्ने के दाम बढ़ गए थे। ये लोकशाही है, हमने सामाजिक भाईचारा बनाया है, क्योंकि राजतंत्र में तो राज गोलियों बंदूकों से लिया जाता था, तीर तलवारों से लिया जाता, लेकिन लोकतंत्र में तो वोट के दम पे होता है, और वोट एक जाति से तो आदमी कामयाब नहीं हो सकता। तो भाईचारा ही बनाना पड़ेगा। इसलिए संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए, प्रदेश बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए महापुरुषों के विचारों को, सर छोटू राम, बाबा साहब अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह जी, माननीय प्रकाश राम, तमाम महापुरुषों के जो विचार हैं, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, इन तमाम महापुरुषों के विचारों को बचाने के लिए, उनके संघर्ष को बचाने के लिए ये क्रांति का बिगुल हमने मुजफ्फरनगर की धरती से फूका है। और मुजफ्फरनगर ही क्यों, इसके बारे में भी जब कल सम्मेलन शुरू होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि मुजफ्फरनगर ही क्यों। क्योंकि मुजफ्फरनगर को लेके बहुत सब चीज़ें हैं, तो इसलिए मुजफ्फरनगर तय किया है। और ये 3 मंडलों का कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश का कार्यक्रम नहीं। सहारनपुर मंडल जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, मुरादाबाद मंडल जहाँ जो मेरी कार्य क्षेत्र है, और मेरठ मंडल जो इस देश की आज़ादी की सबसे बड़ी इबादतगाह, शुरुआती जगह, जहाँ से गदर हुआ 1857 का, 10 मई 1857 की जो क्रांति कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में निकली, माता दीन वाल्मीकि के, इन 3 मंडलों का कार्यक्रम है। और मेरा विश्वास है ऐतिहासिक होगा, और एक नई जो है किसान, कमेरो, नौजवान, हक वंचित समाज, संविधान को मानने वाले हर जाति धर्म की राजनीति यहाँ से आगे बढ़ेगी, और एक नया जो है परिवर्तन, क्योंकि कहते हैं ना पश्चिम से जो हवा चलती है वही पूर्वांचल तक जाती है। तो पश्चिम की इस बार हवा जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में है, या आज़ाद समाज पार्टी अभी अपनी ज़मीन तलाश रही है, इसका फैसला कल होगा। और मुझे विश्वास है कि पार्टी का एक कार्यकर्ता, संगठन का एक कार्यकर्ता, नेता अपने जी जान से लगा हुआ, और उनके, क्योंकि हम किसान परिवार से हैं, तो किसान फसल तो लगा देता है, बाकी कुदरत के ऊपर छोड़ देता है कि कुदरत जो है वो किसान की मेहनत को इज्जत दे, सम्मान दे। तो हमने मेहनत कर ली, कल के ऊपर छोड़ दिया है। कल इन किसान नौजवानों की, किसान कमेरों की राजनीति पे एक नया जो है जो तमगा लगेगा वो कुदरत के ऊपर है। बाकी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारी बहुत मेहनत की, मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ बीमार में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता को, जितनी मेहनत उन्होंने की है। अगर वो 1.5 साल में, ये मेरा कटाक्ष नहीं है, ये मेरे उनके लिए चिंताएं हैं, और उनको मेरा ये एक तरह से भविष्य के लिए संदेश है। इतनी मेहनत अगर वो और 15 महीने मेरे साथ लग के कर लें तो फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता उनसे दूर नहीं, इस बात का मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। तो आपने एक बात कही अभी कि भाई किसानों के अधिकारों की बात करने वाले राजनीतिक दल जब विपक्ष में रहते हैं तो भाषा कुछ और होती है और सत्ता में जाते हैं तो कुछ और हो जाती है। क्या ये इशारा जयंत चौधरी जी की तरफ, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ है क्या? नहीं, किसानों की राजनीति आज से नहीं हो रही है, लंबे समय से हो रही है। और मैंने हमेशा किसान को दफ्तरों के बाहर फाइल उठा के खड़े देखा। आप बताओ पिछले 10 साल में आपने किसानों का कौन सा ऐसा आंदोलन देखा जो किसान में, जैसे हम गन्ने को ले लेते, गन्ने की दाम की वृद्धि के लिए हो। हम जानते थे पहले आंदोलन होते, किसान कूच करते थे लखनऊ, तो सरकार को झुका के लौटते थे। किसान लखनऊ, दिल्ली कूच करते थे तो मंत्री बैठ के जो है सड़क पर बैठ के फैसले होते थे। किसानों का कर्ज भी माफ़ होता था, बिजली का बिल भी माफ़ होता था, गन्ने का रेट भी बढ़ता था, किसानों की और समस्या की भी सुनवाई होती थी। कई जगह जो जबरन भूमि अधिग्रहण किया गया उसमें किसानों को मुआवजा भी बढ़ता था। अब आप अगर देखते हो तो आप मुझे बता दो 7-8 साल में अगर आपने देखा हो। तो मैं आज आपको कह रहा हूँ ये ख़त्म हो जाए कल का सम्मेलन, इसके लिए इसके बाद किसानों के लिए कोई बड़ी यात्रा करके, और उनकी गन्ने के दाम को अगर 500 रुपये करवाने के लिए कोई बड़ा संघर्ष करना पड़ा तो आज़ाद समाज पार्टी करेगी। हालांकि आपने कहा कि भी कल आप मन से ही बताएंगे कि इस रैली के लिए मुजफ्फरनगर क्यों चुना गया, लेकिन
आमतौर पे अब तक का जो ऐतिहासिक परिदृश्य है, पिछले जो बड़ी घटनाएँ हुई हैं, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, केंद्र हमेशा मुज़फ़्फ़रनगर रहा है। तो क्या ये भी वजह है कि भई मुज़फ़्फ़रनगर की धरती से ही जो हवा चले, वो पश्चिम को प्रभावित करे और जैसा आपने कहा भई पश्चिम में से जो हवा चले, वो फिर पूरे उत्तर प्रदेश को? यस, इस बात को ना नहीं करूँगा। बड़े-बड़े परिवर्तन के आंदोलन वो मुज़फ्फ़रनगर में भी इसी जीआईसी ग्राउंड से शुरू हुए और यहाँ से जो आंदोलन खड़ा होता है वो किसी पे रोक के नहीं रुकता, ना साजिशों पे, ना षड्यंत्रों पे, ना ही किसी राजनीतिक शक्ति पे, क्योंकि यहाँ जो आंदोलन खड़ा होता है वो जन आंदोलन होता है, लोगों का आंदोलन होता है। तो हमने जो मेहनत की है 2022 के बाद, जिसका प्रदर्शन हम 2024 में नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 2024 में हम 2 ही सीट पे लड़े थे, नगीना और डुमरियागंज। तो नगीना 1,51,000 वोट से जीते, पाँचों विधानसभा जीते और डुमरियागंज में 80,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए, तीसरे नंबर की पार्टी बने। लगभग 1 लाख वोट प्राप्त करना यहाँ से वहाँ जाके 6 दिन के चुनाव में कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। तो हमने जो 2022 से लेके अब तक का जो हमारा संघर्ष है, इन 3 साल में हम कहाँ खड़े हैं, पार्टी कहाँ खड़ी है? पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी काम कर रहे हैं, आकलन कैसे होगा? भाई इलेक्शन एक समीक्षा का पैमाना इलेक्शन होता है, एक समीक्षा का पैमाना जो है बूथ का मैनेजमेंट संगठन होता है, एक समीक्षा का पैमाना जो है जनसभाएं होती हैं, जनसभाओं से माहौल बनता है। तो कल की जो जनसभा है जिसमें हम लोग 50 लाख लोगों को इस जो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे उन 50 लाख लोगों को हमने संविधान शपथ के जरिए महासम्मेलन के जरिए उससे जोड़ने का काम किया है। 3 बजे हमारी संविधान की प्रस्तावना की शपथ होगी जो देश में 50 लाख लोग अपने पैरों पर खड़े होकर इस संविधान के प्रस्तावना के संकल्प की करेंगे, इस शपथ को लेंगे संविधान को लागू कराने की और संविधान की रक्षा सुरक्षा की, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की। ये शपथ जो है ये रैली तो हो रही है मुजफ्फरनगर में, लेकिन इससे जुड़ेगा पूरा देश। पहली बार भारत के इतिहास में 50 लाख लोग किसी एक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और वो कार्यक्रम है संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ। मैंने तो फ़ोन कर करके सभी को कहा कि अपने अपने स्टेट में करना, कभी मुझे पता लगे कि आप कुछ लोग वहाँ से यहाँ चले आए कि साहब हम देखने के लिए आ गए। फ़ोन कर करके कि अपने स्टेट में ही कार्यक्रम करना है। जैसे उत्तर प्रदेश में बाकी ज़िलों में हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि ज़िलों में जो है सभाएँ होंगी और उन सभाओं में 3 बजे सभा में उपस्थित सब लोग और पदाधिकारी संविधान की प्रस्तावना की शपथ हमारे साथ ही लेंगे। हम मुजफ्फरनगर में लेंगे, वो लोग अपने अपने स्थानों पे लेंगे। तो पूरे देश भर का जो कैडर है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे केरल का, कर्नाटका का हो, चाहे उड़ीसा झारखंड का हो, चाहे बिहार का, वो सब एक साथ जो है खड़े होके और 3 बजे 50 लाख लोग इस अभियान के साक्षी बनेंगे। इस अभियान में शपथ लेके जो है और भारतीय संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। रैली में तैयार है तो बड़ी देख रहे हैं हम। जो जिला पंचायत सदस्य पद के संभावित प्रत्याशी है आपके, वो भी और जो विधानसभा के भी संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं, हालाँकि घोषणा किसी की नहीं की आप लोगों ने अभी। तो लग रहा है कि जैसे पूरी जान उन्होंने झोंक दी है और आज़माइश है एक तरह से उनकी जनता में पकड़ की भी इस रैली के ज़रिए। देखिए, सबसे ये अपील की गई है कि वो जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को पसंद करने वाले लोग हैं, उनके बीच में जाके ये संदेश जो है संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर एक बेचैनी है। जिस तरह से लगातार संविधान पे हमला हो रहा है और जो हालात बन गई है कि एक एडीजी रैंक का अधिकारी जो है सुसाइड कर रहा है और वहाँ जो है हरिओम वाल्मीकि को रायबरेली पीट पीट के मार दिया जा रहा है और सीजीआई पे जो है जूता फेंका जा रहा है। ये भारत के इतिहास में अगर आप देखोगे इस तरह की घटनाएं जो है ना, ये एक प्रतीक है इस हक वंचित समाज का के स्वाभिमान को झकझोरने का। कल ही मैं देख रहा था बारात रोक दी गई मध्य प्रदेश के रतलाम में। ये जो लंबे समय से जो अपमान चला आ रहा है, आज हमारे लोगों के अंदर बेचैनी है। किसान का मेरे समाज में वो चाहते हैं कि ये जो जुल्म जाति के आधार पर आधारित सत्ता ये खत्म हो। तो सब लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी क्षमता जुटाएं और लोगों से जाके अपील करें और जो लोग आ सकते हैं उनको लेके आए। और मुझे विश्वास है जितने और लोगों की रैली में, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, जितने और लोग रैली करते हैं उतनी तो शायद हमारी बहनें माई आ जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। नौजवान जो रीड होती है, जो जैसे इस प्रदेश को आप देखोगे तो 45 साल के जिनको कहते हैं ना, बार बार जो लोग कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर के साथ जो है
18 से 45 साल तक का व्यक्ति चंद्रशेखर के साथ खड़ा है। तो इस पूरे प्रदेश और देश को 18 से 45 साल के लोग चला रहे हैं। आप देखो जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, तमाम जो है, भाई जिले में जो एसएसपी है वो भी आप देखो मैक्सिमम जो है वो 45 साल के नीचे, जहाँ 45 साल से ऊपर के हो गए वहाँ एसएचओ हैं, तमाम सीओ हैं, तमाम एएसपी हैं, तमाम जो है कांस्टेबल इनको सब एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पटवारी सेक्रेटरी, एडीएम, एसडीएम, सब तमाम जवान लोग हैं। तो नौजवान लोग जब करवट बदलते हैं ना, कहते हैं संघर्षों के साए में घर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो ये जो जवानी जिस ओर चलेगी, मैं कहता हूँ जितने लोगों की रैली होती है, जितने लोग जुटेंगे दूसरे लोगों की रैली में, हालांकि सबको अपनी मेहनत करने का अधिकार है, उतने तो नौजवान बाहर घूम रहे होंगे जिनको जगह नहीं मिली ग्राउंड के अंदर। मेरा ऐसा विश्वास है। मैं ये किसी अति उत्साह में नहीं कह रहा हूँ, मैं जो मेरे पास जो रिपोर्ट है इस मंडल की, मैं कहता हूँ इस मंडल के लोग जो हैं उस ग्राउंड में नहीं समा पाएंगे। इतनी मेहनत बीमारी में आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने की है, और मैंने उनसे आह्वान किया है कि भाई आइए, लोग बार बार जानना चाहते हैं कि चंद्रशेखर कहाँ खड़े हैं, तो उनको आके बताइए कि चंद्रशेखर इस पूरे जो हैं 14 जिलों में और 3 मंडलों में कहाँ खड़े हैं, ये बताने का समय आ गया है। एक रैली हुई लखनऊ में बहन जी की बहुजन समाज पार्टी की, और अब लोग तुलनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई उस रैली का जवाब मुजफ्फरनगर की रैली होगी क्या? क्या जितनी बड़ी तादाद में लोग लखनऊ जुटे थे, क्या उतनी बड़ी तादाद में लोग मुजफ्फरनगर भी जुटेंगे? देखिए, मैं बहन जी बड़ी नेता है, मैं इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। और रैली की बात के उसमें जो है उनके ऊपर व्यक्तिगत ना कर, रैली की बात जो है उन्होंने वो पूरे प्रदेश की रैली की थी, और मैंने कहा ये 3 मंडलों की रैली है। तो आप कंपैरिजन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तो और रैलियाँ होंगी, ये तो पहली रैली है। अभी तो बाकी 3 मंडलों के बाद 15 मंडल बचेंगे। अभी तो किसी भी काम को करने के लिए एक तारीख निश्चित होती है। इस देश में किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, हक वंचित समाज को जो सबसे पहला संरक्षण मिला है आज़ादी के बाद, वो 26 नवंबर 1949 को मिला, जब भारतीय संविधान तैयार होकर सौंप दिया गया। और असल जो आज़ादी का जो सूर्य निकला है वो निकला है 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हो गया। तो ये तारीख एक प्रतीक है कि यही तारीख क्यों, संविधान दिवस ही क्यों। संविधान दिवस इसलिए कि संविधान में मसौदा तो तैयार हो गया था, एक ब्लूप्रिंट तो हमारे पास हो गया, क्योंकि अब तक वो लागू नहीं हुआ है पूर्ण रूप से। जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक अंतिम व्यक्ति खुशहाल नहीं होगा। तो इसलिए संविधान दिवस पे ये शुरुआत की गई है, ये अंत नहीं है। अंत तो तब तक नहीं होगा जब तक आज़ाद समाज पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ता रहेंगे, तब तक तो अंत नहीं होगा। अभी तो बहुत बड़े सपने लेके हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, और ये एक लंबा आंदोलन है। हम लोग में बहुत समय है हमारे पास, हम कोई बहुत उधेड़ बुन में जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये पहली रैली है 3 मंडल की। इसके बाद 15 मंडल है, प्रदेश है पूरा, देश है पूरा, रैली करेंगे। आप सबको निमंत्रण भेजेंगे, आप आके देखना। कल आप अपने आप ही आकलन करके बताना, क्योंकि मैं अगर आज कुछ भी कहूँगा तो ये होगा, कहा जाएगा कि भाई जो है चंद्रशेखर जो अति उत्साह में कुछ बात बोल रहे हैं। कल आप मीडिया बंधु जो हैं वो आकलन करके बताना कि कितने लोग पहुँचे, किस नियत से लोग पहुँचे, क्या उनके मन में भावनाएं हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी को कहाँ देखना चाहते हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ किस मन से खड़े हैं। ये सारी जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ जब आप समीक्षा करेंगे तो आप ही के जरिए हम लोगों को मिल जाएगी। आपने रैली को नाम दिया संवैधानिक अधिकार बचाओ, और बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख आपने किया जिस तरह की समाज में पूरे देश में हो रही है। तो आज संविधान अधिकार बचाओ जो आप कह रहे हैं, संवैधानिक अधिकार बचाओ, आज के माहौल में जो मौजूदा सत्ता है, मैं कह देता हूँ, मैं बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, आपको संविधान या संवैधानिक अधिकार खतरे में क्यों नजर आते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, अब मैं जिस तरह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरह से लोगों के बोलने के अधिकार को छीना गया है, जिस तरह तमाम निजीकरण करके सरकारी संस्थाओं को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है, जिस तरह किसानों के और गरीबों के, मजदूरों की ज़मीन को लूटा जा रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरह से अच्छी एजुकेशन देने में सरकार विफल है, अच्छी हेल्थ पॉलिसी देने में सरकार विफल है, रोजगार देने में सरकार विफल है, जैसे नौजवान सुसाइड कर रहा है, किसान परेशान हैं, महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे थे, ऐसे में इस सरकार द्वारा जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, वोट वोट के में जो है
एसआईआर के जरिए वोट के अधिकार से बेदखल करने की तमाम तरह की चीज़ें जो हो रही हैं। जिस तरह से हमने ये भी देखा है, कोई मीडिया का चैनल के सरकार के खिलाफ खबर चला देता तो अगले दिन वो जेल में होता है, उस पर मुकदमा लिख जाता है, या वो पत्रकारिता छोड़ देता है। कुछ लोगों की हत्याएं भी हुई हैं। तो ये सब बातें स्पष्ट करती हैं कि ये सरकार संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार तो पूर्ण रूप से इस संविधान को कमजोर करने वाली सरकार नजर आती है, क्योंकि सरकार ने जो कहा है वो किया नहीं। अगर ये वास्तविकता में संवैधानिक मान मर्यादा, संवैधानिक विचारों को, संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाने वाली सरकार होती, तो ये लोगों को कमजोर नहीं बनाती, लोगों को ताकतवर बनाती, लोगों के लिए अवसर पैदा करती। ये कहने से 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, कहाँ है वो आपके जो आपने शहर बनाए थे स्मार्ट सिटी? कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? हम पश्चिम में कोई स्मार्ट सिटी पश्चिम में है आपके यहाँ? मेरी जानकारी में तो नहीं है कोई ऐसी स्मार्ट सिटी बनी हो जहाँ आधुनिक सुविधाएं हो, तो आप मुझे बता दो। जाम की व्यवस्था से तो हम लोग निजात नहीं दिला पा रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, हम स्मार्ट गांव तो बना नहीं पाए। जो गोद लिए थे सरकार ने गांव, वो स्मार्ट बन गए कि आप जाके देख लो जो उनसे गोद लिए थे पिछले सांसदों ने। आदर्श ग्राम योजना मेरे आज भी याद है। जब मैं दिशा कमेटी की मीटिंग करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि भाई हमारे यहाँ क्यों नहीं है कोई भी, तो अगर सर पिछली बार जो लिए थे उन्हीं में कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपको फिर ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ भाई, ये सरकार और इसकी पॉलिसियाँ वो संविधान के विरोध में, ना कि संविधान के समर्थन। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सरकार से हमें लोगों को बचाना है और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना है और आज़ाद समाज पार्टी को सत्ता में लेके आना है। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव हुए, आप भी बहुत सारी विधानसभा सीटों पर लड़े। एसआईआर का कितना प्रभाव बिहार के विधानसभा चुनाव पे पड़ा? और चूंकि आप ओवैसी साहब के साथ गठबंधन में थे, उनकी तो 5 सीटें निकली, वहाँ 5 विधायक जीत पाए आपके सहयोग से, लेकिन आपके कई कैंडिडेट अच्छी वोट लेने के बावजूद भी चुनाव जीत में परिवर्तित नहीं हो पाया। तो बिहार के चुनाव परिणाम को किस तरह से देखते हैं, और एसआईआर का उस चुनाव परिणाम पर कितना असर रहा, ये मैं जानना चाहूँ। देखिए अमरीश भाई, एसआईआर, जैसे हम जो यूपी में भी एसआईआर हुआ उसके बारे में एक बार बात करते हैं। मैं जब पिछली बार घर आया था तो मैंने बीएलओज को बुलाया कि भाई बताइए आपके हमारी वोट की क्या स्थिति है। तो उन बीएलओ ने जब मेरे सामने पीड़ा रखी तो वो बहनें रोने लगी कि हम जिस तरह से काम हमें करना पड़ा, एक वोट यहाँ है, एक परिवार की, एक वहाँ है, एक वहाँ है, और रात को हमको टारगेट दिया जा रहा है 70, 100, 200 जो है आपको लोगों का डेटा फीड करना। हम लोग कहाँ से करें? नेट चलता नहीं है, हम रात को 12-12 बजे तक जागते हैं, छोटे छोटे बच्चे हम रोटी बना के नहीं दे पा रहे हैं, और हम पे प्रेशर है। कोई कह रही है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ, कोई कह रही है कि मैं इस तरह सुसाइड कर लूँगी, कोई कह रही है मेरी ड्यूटी कटवा दो। आप ये समझिए, हम पिछले 10-11 सालों में गणना तो करा नहीं पाए जाति की, और हम 20 दिन में एक एक वोट को राइट रोंग करके जो है उसका डेटा तैयार कर सकते हैं। हाउ कैन पॉसिबल? ये कैसे संभव है? तो अगर इसी आधार पे एसआईआर होगा तो मैं कहता हूँ लाखों लोगों की वोट जो है, वहां 65 लाख कटी थी, यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की वोट कटेंगे। ये एक डर और भय का माहौल, जैसे वो डिटेंशन सेंटर बनाने की बात मुख्यमंत्री जी के यहाँ से की गई, मैंने सुना, तो ये एक डर और भय और चुनावी एजेंडा सेट करने का जो है एक इंतजाम कर रहा है। हालांकि हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। 26 तारीख के बाद हमारा पूरा संगठन डटेगा, लग के हम लोग एक एक वोट की रक्षा करेंगे, और हमारे पास मजबूत संगठन है। 30,612 बूथ हैं इन 14 जिलों में, और एक एक बूथ पे जाके हमारा कार्यकर्ता उन वोट की रक्षा सुरक्षा करेगा। और कोई वोट जो है, जो बूथ रक्षक है हमारे, जो हमने बूथ रक्षक बनाए, वो एक एक वोट की रक्षा सुरक्षा करके एक एक वोट को संभालने का काम करेंगे। बिहार में क्योंकि अस्थायी रूप से नहीं था तो उतना एसआईआर को लेके तो नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में जो बड़ा खेल हुआ है वो जीविका बहन योजना के जरिए जो है, जीविका दीदी के जरिए जो 10,000 रुपए डाले गए हैं। अब इसको मैं इस तरह देखता हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जब आप पूछ रहे हैं संवैधानिक अधिकारों के बारे में मुझसे कि बीजेपी को क्यों को लगता है, आप ये समझो कि 4.5 साल, 4 महीने, 4 साल 9 महीने आपने कुछ नहीं किया, और बाद के 3 महीने लोगों की वोट को खरीदने के लिए आपने अपने खेमे में लाने के लिए 10-10 हजार रुपए का जो है उनके खाते में
लाभ दे दिया और उनके पास फिर अपने लोगों को भेजा जो कर्मचारी थे कि अगर आपने पैसे लेकर वोट नहीं दिया तो फिर जो है आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो आप समझो कि पुराने समय में ग्रामीण क्षेत्रों में वोट की खरीदारी चुनाव से एक रात पहले होती थी। हमने छोटे चुनाव बहुत देखे हैं जो प्रधानी के होते थे, चेयरमैन के होते थे, उसमें ना वो उस तरह के ठेकेदार ढूंढते थे कि जो जिस मोहल्ले में जो वोट बिकने वाले हैं उन वोटों को खरीद लिया जाए चुपचाप रात के अंधेरे में। और कहते थे हमारे यहाँ तो कहते कयामत की रात है, पहरे लगते थे और हल्ला मचता रहता, पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, पैसे पकड़ लिए, वो भाग गया, ये हो गया। क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं तो हम तो जमीनी सच्चाई को जानते हैं। अब वो जो इलीगल काम था रात के अंधेरे वाला, अब उसको लीगल कर दिया है, डिजिटल कर दिया। अब आप आपके खाते में पैसे भेज देते हैं, फिर अपने आदमी से खबर भिजवाते हैं कि वोट दे देना वरना पैसे वापस करने पड़ेंगे। इस डर में लोगों की वोट को अपने खेमे में किया जा रहा है, अपने पाले में किया जा रहा है। ये वोट की चोरी है, ये वोट पे डकैती है। इससे ज़्यादा प्रभावित करने के लिए आपने 400 रुपये वाली पेंशन 1100 रुपये कर दी, तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए पिछले लास्ट के 3 महीनों में सरकार ने जनता के खाते में डाले हैं। किस लिए डाले? कहाँ था इलेक्शन कमीशन? क्यों नहीं रोक लगाई उस पर? तो ये सब कुछ हमारे सामने है। हाँ, ये सच है कि हमारे प्रत्याशियों को अच्छे वोट मिले, लेकिन वो जीत में परिवर्तित नहीं हो पाए क्योंकि जीत के लिए जितने वोट चाहिए थे उस तरह का भाईचारा हम लोग बनाने में कामयाब नहीं रह पाए। और फिर हमारे विरोधियों ने हमारे खिलाफ तमाम तरह की बातें भी की जिसका भी नुकसान हमें हुआ। उन सब चीज़ों से सीख लेके हम उत्तर प्रदेश में मजबूत जो है लड़ाई को मजबूत करेंगे और मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे। और पहले से एसआईआर हो या कोई भी सरकार का जो है हथकंडा हो, उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग जमीनी तैयारी अपनी कर रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन के लोगों को, राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, ये समझने की और बिहार के चुनाव परिणाम से ये सीखने की ज़रूरत है क्या कि आप जिस तरीके से अपना वजूद बना रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी अपना वजूद बना रही है और पिछड़े या दलित तबके के लोगों की आवाज़ बन रही है, तो इंडिया गठबंधन हाथ बढ़ावे आप जैसी पार्टियों की तरफ। क्या बिहार के चुनाव परिणाम से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ये सबक लेना चाहिए क्या? अपने हाथ पैर सलामत रखें, संभाल के रखें। कुदरत ने हमें बढ़िया मजबूत हाथ पैर दिए हैं, हम अपने हाथ पैरों से चलना जानते हैं, काम करना जानते हैं। बिहार जैसे प्रदेश में जहां वोट को छीनने के लिए घर घर जाके पैसे का प्रयोग किया गया, वहां अगर आज़ाद समाज पार्टी 30,000 मत, 28,000, 27,000 मत, 26,000, 25,000 मत प्राप्त करती है उनके कार्यकर्ता, तो इसका मतलब आज़ाद समाज पार्टी की राजनीतिक जमीन मजबूत हो रही है। अगर यहाँ सहारनपुर में बनी पार्टी और वो बिहार के इलेक्शन में जो है, मध्य प्रदेश में अगर उनके प्रत्याशी को 30,000 वोट मिलता है, राजस्थान में उनके प्रत्याशी को 50,000, 70,000 वोट मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। और हम किसी को कह ही नहीं रहे। हमने तो इनको विपक्ष वालों को उस दिन देख लिया था जब हम 543 में से एक सीट पर लड़ना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के नगीना में 542 सीटों पर इनकी मदद करना चाहते थे। हमने तो ये कितने जो हैं हम लोगों के हितैषी, हमने उनको तभी देख लिया था। हमें तभी पता लग गया था जब ये 543 में से हमें एक सीट नहीं दे सकते तो ये हमारा कितना भला चाहते हैं, हमारे दल को कितना मजबूत बनाना चाहते हैं। हमें उनके हाथ आगे बढ़ाने की, उनके पैर आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। जैसे आपने रैली का नाम बताया था, संवैधानिक अधिकार बचाओ, आगे तो चुनाव जीतने के लिए जिस भाईचारे की जरूरत है, जिस भाईचारे को बना के हम लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके पॉलिसी बना के लोगों के हालात को बदल सकते हैं, वो भाईचारा बनाना कल आपको दिखेगा मुजफ्फरनगर में। उसमें पिछड़े वर्ग के लोग भी होंगे, किसान जातियाँ भी होंगी, उसमें मुस्लिम्स भी होंगे, उसमें दलित समाज की भी सब जातियाँ होंगी, उसमें सब लोग होंगे। तो जिस भाईचारे से उत्तर प्रदेश में और पश्चिम में परिवर्तन होगा, वो भाईचारा कल आपको बहुत बड़े पैमाने पे जीआईसी ग्राउंड में दिखाई देगा। आप चिंता मत करो। उस भाईचारे के बाद किसी दूसरे भाईचारे की या किसी तीसरे के हाथ बढ़ाने की, चौथे के टांग बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। हम अपने सहारे चलेंगे, अपने लोगों के इशारे पे चलेंगे। हम ना किसी के दरवाजे पे जाएंगे, ना किसी के आगे हाथ फैलाएंगे। हम स्वाभिमान लोग हैं। हम पूंछ बनने की लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, तो मूछ बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका मतलब है स्वाभिमान सम्मान से जो है आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी के पिछलग्गू थोड़ा बनने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। नहीं नहीं, हम आंदोलन चला रहे हैं। हमारे लिए राजनीतिक शक्ति के जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा सामाजिक जो विचार है महापुरुषों के, उनको भी घर घर तक पहुंचाना जरूरी है। भाईचारा बनाना जरूरी है। भाईचारा टूटा था तभी तो 2013 का खामियाजा आज तक उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। भूल गया अब? तो
जैसे बिहार में आप कह रहे हैं भाई एक तरीके से दिन में पैसे दे के मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। डकैती बढ़ी है वो ये तो वोटों की वो डकैती तो उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी, यहाँ क्यों नहीं आप चुनाव के आखिरी दौर में उस तरह की चीजें होगी जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना में हुई और बिहार में इसका हमने जीविका इंतजाम बहन। कर लिया ना। अब हमने इसका इंतजाम कर लिया। अब हम अपने लोगों को समझाएंगे कि जितना पैसा दें आप ले लेना, क्योंकि ये आपके टैक्स का ही पैसा है, इनका पैसा तो है नहीं। हमें लोगों को समझाना है अमरीश भाई कि ये जो पैसा सरकार दे रही है ये पैसा आया कहाँ से है। भाई आप 4 साल 9 महीने लूटो, टैक्स लगा लगा के उनकी उनकी जेब काटो, उनका खून चूसो, और बाद में 1 महीने में उसमें से कुछ पैसा उनको दे दो। तो यही तो बताना है ना। ये आपको इन्होंने आपसे अगर 100 रुपये लिए 10 रुपये लौटा रहे हैं, हम 100 लेंगे तो 100 के 100 लौटाएंगे आपको। ये क्या कर देंगे हमारे मुकाबले, क्या दे देंगे। हम तो कह रहे हैं ना 10,000 रुपये नहीं देंगे, 2,000 रुपये नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन देंगे कि वो 50,000 रुपये की नौकरी रोजगार कर सके और अपने अपने परिवार की गरीबी बेबसी को खत्म कर सके। आज आप सरकारी अस्पतालों के हालात जाके देख लो। राजकाज बनेगा तो सरकारी अस्पताल ऐसे होंगे, प्राइवेट अस्पताल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हायर सेंटर नहीं जाएगा पेशेंट, यहीं इतनी जो है सुविधाएं करके देंगे, यहीं इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना के देंगे, यहीं सारी जो है बीमारियों के डॉक्टर देंगे उनको अस्पतालों को, और सुख सुविधा देंगे, साफ सफाई देंगे, व्यवस्था करेंगे, बजट देंगे जिससे कि गरीबों का आसानी से इलाज हो सके। मैंने कहा ना, दो तीन चीज़ों पे बहुत मजबूत काम करेंगे। अच्छा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे कि एजुकेशन लेवल मजबूत हो, और किसी को पढ़ने के लिए किसी का कर्ज ना देना पड़े। मिडिल क्लास परिवार जो है, आज मैं परसों में कि सज्जन से बात कर रहा था, वो कह रहा था 2 लाख रुपए तो महीने में 3 बच्चों की फीस और उनके खर्च का जाता है, तो मैं कर्ज ले लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अगर माँ बाप अच्छी पढ़ाई कराना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो इतना पैसा उनको जुटाना पड़ेगा जिसको तारते तारते उनकी कमर तिरछी हो जाएगी। तो एजुकेशन तो बुनियादी अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है एजुकेशन। तो एजुकेशन को बिल्कुल जो है इतना आसान करना चाहिए, इतना उनको जो है इतने आसान दामों में जो है मूल्यों पर करना चाहिए कि हर गरीब आदमी अपने मन से पढ़ाई कर सके। तो ये जो लूट का तंत्र चल रहा है ना, इस लूट के तंत्र को खत्म करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी पॉलिसी बना के, और जो ये कहता हो कि चंद्रशेखर कहाँ से हर गांव को रोजगार दे देंगे, वो आ जाए मेरे साथ डिबेट कर ले। मैं मुख्यमंत्री जी को करता हूँ चैलेंज, तमाम विपक्ष से बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूँ, वो आ जाए मुझसे डिबेट कर ले। मैं बताऊंगा आपको कैसे जो है ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करके हम लोग जो है रोजगार पैदा करेंगे, महिलाओं को घर तक रोजगार देंगे कच्चा माल तैयार कराने के लिए, और खेती से जोड़ के तमाम प्रयास करेंगे कि हर परिवार को रोजगार मिले और वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो। ठीक है, जैसे बिहार में बात ऐसे ना रहे मांगने वाला सरकार के आगे, लोग बात ऐसे हो, लोग बिना डर के टैक्स दें, सरकार के खजाने में पैसा डालें टैक्स का, और वो पैसा सरकार जनता के हितों के लिए, जनता के लिए सुधार के लिए यूज हो, और जो बुनियादी जो जरूरतें हैं उसके लिए सरकार सब्सिडी दे, उसके लिए उसमें जीएसटी, उसमें जो है जीडीपी का 6% 7% पैसा लगा के उनको जनता के हितों के लिए, जनता के लिए आसान बनाए। इसकी ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और मैंने कहा गन्ने के दाम 500 रुपये होंगे, अगर आज़ाद समाज पार्टी ताकत में आएगी तो गन्ने के दाम 500 रुपये होंगे, और हर साल 1.5 गुना लागत के आधार पे दाम बढ़ेंगे। यहाँ शोध संस्थान है मुजफ्फरनगर में, कितना खर्चा आ रहा है गन्ने पे आप पता करा लो, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा, हमें पता है, ठीक है, किसानों को भी पता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है बस। जैसे बिहार में आप लोग एक नया गठबंधन वजूद में लेकर आए, आप और ओवैसी साहब, क्या उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी साहब और आप वो प्रयोग दोहराएंगे? सब ठीक रहा तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और अगर सब लोगों ने जिम्मेदारी से अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो और भी उस गठबंधन में और भी बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं। इसके चुनाव में चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा है? 27 के चुनाव में, दूर है 32, 27 के 2027 के। फैसला अभी से कर लिया क्या आपने? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी कि कौन आदमी की का कर्तव्य क्या होगा, कौन किस काम को करेगा। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, आपको पता है आज मैं रैली को, आपने तो देखा, मैं रैली का निरीक्षण करने के लिए स्वयं गया चुपचाप बिना बताए, ये देखने के लिए कि रैली की व्यवस्था कैसी है, जिसको सुनने के लिए कल पूरे 14 मंडल के जिलों के लोग आ रहे हैं। वो खुद जो है जाके एक दिन पहले रैली का निरीक्षण करने जा रहा है। तो आप समझो, ये जो आज़ाद समाज पार्टी जो सामाजिक आंदोलन के बाद अब राजनीतिक दल बना है,
ये मिशनरी लोगों का दल है। यहाँ कोई कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ सब लोग जो हैं विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मिशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजकाज बनेगा तो अगर सबका भला होगा तो उसमें मेरा घर भी होगा। अगर बिजली के दाम कम होंगे तो ऐसा नहीं कि मेरे पास बिजली के दाम ज़्यादा लगेंगे, इसके फ़ायदा विपक्ष वालों को भी मिलेगा, चिंता मत करो। अगर सड़कें अच्छी बनेंगी तो ऐसा नहीं उस पर मुझे चलने को मना होगी। तो जो भी पार्टी का फैसला होगा, जो भी आदमी जिसको आगे बढ़ाएगी पार्टी, हम सब लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। आखिरी सवाल बस मैं आपसे करना चाहूँगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और आजम खान साहब के भी आपके साथ आने की चर्चाएं लंबे समय से चल रही है, वे चर्चाएं कब तक वजूद में स्वामी आने प्रसाद वाली? मौर्य जी तो हमारे साथ ही हैं भाई, उस लाइन्स में हमारे साथ ही थे, अभी अलग कहाँ हुए हमसे। और आजम खान जी की तो अभी तो उनको और जुल्म सहना है, अभी तो उनको और जुल्म सहना है, क्योंकि उनकी लड़ाई लड़ने वाले लोगों की संख्या कम है, इसलिए उनको अभी और जुल्म सहना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार उनके खिलाफ जो है चुप वो नहीं रहते और सरकार को सुनने की आदत नहीं है, इसलिए बार बार जो है जेल के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जब वो जेल चले जाते हैं तो उनकी आवाज़ जेल के बैरिकों में बंद हो जाती है और उनकी आवाज़ उठाने वालों के मुंह बंद हो जाते हैं। तो मैंने तो काफ़ी बार प्रयास किया, मैं जेल में रहा हूँ, मैं समझता हूँ जब कोई जेल में जाता है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है। तो मैं तो कुदरत से प्रार्थना करूँगा कि वो जल्दी जेल से बाहर आए और आके अपने लोगों के बीच में पहुँचे। इस पार्टी में वो हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, क्या उतनी मजबूती से आवाज़ नहीं उठा रहे जितनी मजबूती से आजम खान साहब के हक में आवाज़ उठाई जानी चाहिए? अब ये आप आजम खान जी से जाके एक बार पूछ लो तो शायद वो बता दें, या फिर समाजवादी के लोगों से पूछ लो। मैं किसी पार्टी के आधार पे नहीं, मैं तो उनके चाहने वालों के आधार पे कह रहा हूँ कि उनके चाहने वालों को उनके लिए मजबूत आवाज़ उठानी चाहिए, वरना उनके नेता को सरकार हो सकता है कुछ चल दे और किसी दिन हो सकता है इससे बुरी बुरी खबर भी आ जाए, क्योंकि पहले भी आई। तो कल मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली होने जा रही है आज़ाद समाज पार्टी की, और इस रैली पर हर राजनीतिक दल के लोगों की नज़रें लगी हैं। बड़े दावे हैं कि ये रैली ऐतिहासिक होगी, कितनी भीड़ आएगी और उस भीड़ का आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 के विधानसभा चुनाव, उन उस पे कितना असर पड़ेगा? क्या दूसरे राजनीतिक दल, खास तौर पर जो विपक्ष से जुड़े राजनीतिक दल है, कल जब बड़ी भीड़ आज़ाद समाज पार्टी की इस रैली में उमड़ेगी, तो क्या आज़ाद समाज पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो महत्व बढ़ रहा है, उसे समझ पाएंगे या स्वीकार कर पाएंगे? ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज़ाद समाज पार्टी ने इस रैली के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 3 मंडलों की रैली है और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल होंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से, खासतौर पर मुजफ्फरनगर का बीजेएसई ग्राउंड, जो कि कई ऐतिहासिक घटनाक्रमों का साक्ष्य रहा है, शायद एक और बड़े उलटफेर का, एक और बड़े घटनाक्रम का साक्षी बनने जा रहा है।